आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश। क्रेडिट पॉलिसी का बस इंतजार है, 5 मिनट में पता लग जाएगा कि उर्जित पटेल ने क्या किया है रेट्स के लिहाज से। बाजार तो अंदाजा यही लगा रहा है कि करीब करीब 4 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और बाजार पॉलिसी में जाने से पहले थोड़े से हल्के से कमजोर है। 50 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, 20 अंक नीचे निफ्टी पर। 10,100 के आसपास का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और हर्षदा, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है। जी हाँ, बिल्कुल शांत ट्रेड बनता हुआ। तो बाजार बस इंतजार कर रहा है अनिल कि किस तरह का ऐलान होगा। बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि शायद एक सरप्राइज आए, इसकी संभावना है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट। देखिए, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये कि 1/4% का रेट कट आया और आरबीआई गवर्नर साहब तब क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 1/4% का रेट कट तो बाजार ने इस प्राइस में डिस्काउंट कर रखा है। लेकिन अगर 1/4 रेट कट के साथ गवर्नर साहब ये कहें कि इन्फ्लेशन बड़ा कंट्रोल में है, प्रोडक्ट आईआईपी और दूसरे इकोनॉमिक आंकड़े थोड़े कमज़ोर हैं, तो हमें एक और रेट कट की गुंजाइश आगे दिखती, क्योंकि मॉनसून भी ठीक ठाक सा हो गया है और ग्लोबली कमोडिटीज़ स्टेबल सी हैं। तो एक कट की गुंजाइश और है, तो बाजार फिर स्टेबल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर जाएगा। और अगर 0.5% आ गया तो फिर तो उछलना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो लेवल्स अहम दिख रहे हैं इस वक्त बाजार के लिए, ऐसा लग रहा है कि 10,000 ये लेवल निफ्टी पर बेहद अहम है। और अगर पॉलिसी कमजोर भी आती है तो 10,000 के आसपास एक बार की शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा भी मिल सकता है। मेरा ये समझना है कि शायद पॉलिसी के बाद 10,000 के नीचे की क्लोजिंग ना मिले, ये नीचे की तरफ है। लेकिन अपसाइड में 10,200 तक की अपसाइड बन सकती है। हो सकता है अगर 0.5% कटा जाए तो बाजार उससे भी ज्यादा भागने की कोशिश करे। लेकिन अल्टीमेटली डायरेक्शन तो आपको निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी से मिलेगा। और बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही है वो नीचे 25,000 है और ऊपर 25,300। इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले, अगर 25,000 के नीचे की क्लोजिंग होने के संकेत हैं हों, अगर संभावना कम है हो, तो फिर आपके लिए 200 पॉइंट की गुंजाइश आज और कल के बीच में और बनती हुई दिखती है, यानी कि 24,800 के आसपास। और अगर 25,200 या 25,300 या 25,200 के ऊपर भी बंद हो गए, तब भी आप आसानी से 25,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो निफ्टी के बजाय डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी पर भरोसा करना चाहिए। और बैंक निफ्टी अभी भी कमजोर नहीं हुआ है। आज रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ने सुबह खुलते ही नए रिकॉर्ड हाई बनाए और उसके बाद भी अभी भी स्टेबल से ट्रेड कर रहे हैं। जी हाँ, और हमारे साथ एक दमदार पैनल है। हम आपको बताएंगे कि क्या बाजार की दिशा रहेगी इस पॉलिसी के बाद, और साथ ही साथ ओवरऑल आउटलुक इकोनॉमी पर कितना मजबूत या बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। इंडिया रेटिंग के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र कुमार पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। और जॉइंडरे कैपिटल के अविनाश कुरक्षकर की भी राय लेकर आएंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन सुब्रमण्यम साहब, पहले आपकी राय, क्योंकि अब तक हमने देखा है पॉजिटिव यही रहा है कि लगातार फंड फ्लो जारी है। इस रेट कट के बाद स्टांस कितना बदलेगा, क्योंकि वही एक अगला पॉजिटिव होगा मॉनसून के अलावा? करेक्ट, क्योंकि आरबीआई की रेट पॉलिसी एक तरफ, बैंक्स की जो रेट एक्शन होती है उसके बाद। अभी इस बार एसबीआई ने क्या किया, थोड़ा थंडर को स्टील कर दिया आरबीआई से कि पहले उन्होंने सेविंग्स बैंक पे कट पॉलिसी लीक कर दी लीक कर दी। तो इसमें तो स्थिति इसको एनालाइज ये करना चाहिए कि अगर सेविंग्स बैंक जहाँ पे 1 करोड़ के नीचे वाले नहीं 90% उनके सेविंग्स अकाउंट पे कट कर रहे हैं, यानी उनको कोई डर नहीं है कि कोई पैसा इस रेट कम होने के कारण सेविंग्स में बाहर निकालेगा। मगर जरूर म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जहाँ पे लिक्विड फंड में भी 6% आज तक मिल रहे हैं, तो नेचुरली हम फंड फ्लो में थोड़ा एक शिफ्ट टुवर्ड्स डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और थोड़ी इक्विटी की ओर डेफिनेटली देख सकते हैं पॉलिसी के बाद। ये बताइए सर कि ये हो क्या रहा है कि जैसे पहले एसबीआई, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, 3 ने ब्याज दर घटाई। तो आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक्स की ब्याज दरें क्या रहेगी, या बैंक्स डिसाइड करेगा कि आरबीआई क्या पॉलिसी देगा? नहीं, देखिए अब स्थिति आरबीआई के पास ऐसी है कि रिपो या रिवर्स रिपो। हाँ। क्योंकि आजकल सिचुएशन ऐसी है कि बैंक्स आरबीआई को लेंड कर रहे हैं। बैंक्स कोई बैंक से बोरो ही नहीं कर रहा है, तो आरबीआई का रेट कट कुछ मीनिंग नहीं है। तो रिवर्स रिपो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैंक्स जो सरप्लस को इन्वेस्ट करती है, तो वहां पे ये क्या, ये 3.5 का क्या इंडिकेट करता है आपको? 2 चीज है। एक तो एसेट लायबिलिटी का मिसमैच को सही कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का कोई टेकर्स नहीं है आज मार्केट में। राइट। लॉन्ग टर्म फंडिंग में उसने कुछ तो ये शॉर्ट टर्म में जो जनधन योजना के बाद और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास इतने एक भंडार आ गया है शॉर्ट टर्म में खासा बैलेंसेस, तो उसको लेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये यही प्रिपेयर करें कि अगर आरबीआई ने रिवर्स रिको पे भी कट कर दिया तो कस्टमर्स को क्यों ज्यादा दे। जी,
सो दे आर जस्ट अलाइनिंग एसेट, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक ने 1 करोड़ के ऊपर वाला रेट कट किया, क्योंकि उसका फंडिंग पैटर्न ऐसे कि इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो हर बैंक इस्तेमाल कर रहा है इस मौके को कि अपना एसेट लायबिलिटी ठीक कर दे, जो मिसमैच है वो ठीक करे। मैं 10 साल इस बीच ओके 1/4% की कटौती होती दिख रही है रेट्स में। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, सीएनबीसी आवाज पर आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और जैसा कि उम्मीद थी 1/4% ब्याज दरें घटती हुई दिख रही है। रेपो रेट में 1/4% की कटौती उम्मीद के मुताबिक होती हुई दिख रही है और अब ये घटकर 6% पर आ चुकी है। और हम चलेंगे सीधे आरबीआई हेडक्वार्टर्स, हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या वहां पर है पॉलिसी की पूरी डिटेल्स के साथ। प्रदीप बताइए क्या क्या और हुआ है आज की पॉलिसी में? देखिए, खास तौर पे आज की जो पॉलिसी है ये मॉनेटरी पॉलिसी पे ही फोकस है। तो हम यहाँ पे एक और बात आपको बता दें कि रेपो और रिवर्स रेपो में जो 0.25% का कट हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पे स्प्लिट थी और 4 मेंबर्स ने जो वोट किया है वो इसके फेवर में किया है, जबकि आधे % की मांग प्रोफेसर ढोलकिया, रविंद्र ढोलकिया जो पिछली बार भी कर रहे थे, उनका वोट इस बार भी 0.5% के लिए था, लेकिन जाहिर है कि मेजॉरिटी उनके साथ नहीं थी। और माइकल पात्रा जो आरबीआई के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने नो चेंज के लिए वोट किया। तो 4+1+1 6 मेंबर्स के बीच में इस तरह से स्प्लिट हुआ है और 5 सदस्य हालांकि कट के पक्ष में थे, 4 ने कहा कि 0.25%, तो वही निर्णय लिया गया है। यहाँ से आगे का अंदाजा अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं तो आरबीआई की इस पॉलिसी को देखकर के ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी हद तक महंगाई का जो प्रोजेक्शन था वो थोड़ा सा नीचे आया है, क्योंकि वो एक पैन चार्ट आपको देते हैं अगले क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के लिए, तो वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ है, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। और अब जो अंदाज़ा लग रहा है मार्च के लिए, यानी इस साल के आखिर के लिए, तो महंगाई का आंकड़ा पिछले पॉलिसी में कहा गया था कि 3.5 से 4.5% के बीच में शायद होगा मार्च में या अंतिम क्वार्टर में। इस पॉलिसी में भी कहा गया है कि वो आंकड़ा 4% के आसपास, उससे थोड़ा ऊपर होगा। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रेंज नैरो हुई है, लेकिन वो 4% के ऊपर होने की संभावना अभी भी आरबीआई को नजर आ रही है। तो एक संकेत देने की कोशिश आप कह सकते हैं कि लगातार रेट कट की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप पूरी कमेंट्री देखते हैं तो वहां पर दूसरे सारे फैक्टर्स फेवरेबल भी दिखाई दे रहे हैं। एचआरए के चलते खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, जीएसटी का कोई इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत खराब दिखाई नहीं दिया और मॉनसून कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स एक रेट कट की तरफ साफ तौर पे संकेत करते हैं और ये एक मौका है आरबीआई को, लगता है इस वक्त रेट कट करने का इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और वही फैसला लिया गया। प्रदीप एक चीज बताइए, 1/4% तो कट हो गई उम्मीद के मुताबिक, लेकिन आप जो करें कि मार्च का इन्फ्लेशन का आंकड़ा 4% और प्लस थोड़ा ऊपर होने की आशंका, तो इसको क्या पढ़ा जाए? क्या आरबीआई एक और रेट कट के पहले इंतजार कर सकता है इन्फ्लेशन के डेटा का? अभी भी डेटा उतने मजबूत नहीं है इन्फ्लेशन के कि एक और रेट कट मिले। देखिए, आरबीआई का मैंडेट 2% से 6% का है और 4% के आसपास रखने का है। तो 4% के आसपास ही पढ़ूंगा मैं इसको, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स बताए हैं उन्होंने वो पॉजिटिव दिखते हैं और आरबीआई का जो फैन चार्ट है वो थोड़ा नीचे ही आया है, ऊपर नहीं गया पिछले 2 महीने में। तो उसका मतलब यही है कि सारी प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, पूरा मॉडल नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है और अब चूंकि हम ज़्यादा करीब हैं मार्च के, तो ज़्यादा डिसाइसिवली आप एक कॉल ले सकते हैं। जो पहले 1% की रेंज थी वो अब छोटी हो गई है और 4% के आसपास, लेकिन 4% से थोड़ा ऊपर आरबीआई की ओर से कहा जा रहा है। तो ये सवाल हमारे दिमाग में भी था कि इसको कैसे पढ़े, लेकिन अगर आप पूरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि ये थोड़ा सा महंगाई का अनुमान कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। सारे फैक्टर्स आरबीआई की उम्मीद के मुकाबले में ज्यादा नीचे दिख रहे हैं इन्फ्लेशन के। इनफैक्ट कुछ और जो डेटा निकल कर आ रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हम सब प्रदीप आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो एमपीसी है उसने ये गौर फरमाया है कि इस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलना चाहिए। इस पर क्या कुछ और डिटेल निकल कर आया है? देखिए, ये बहस लगातार चल रही है एमपीसी में और इनफैक्ट पिछली मीटिंग के मिनट्स में भी इस बात पे प्रोफेसर ढोलकिया ने खास तौर पे जोर दिया था और पिछले 2 पॉलिसी से वो यही बात कह रहे हैं। ये पॉइंट दरअसल उनका ही है। उनका कहना है कि जब 70% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो आपको क्यों लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटाने से कोई इन्फ्लेशन बढ़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ ही नहीं सकता, कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर ही नहीं है
और इसलिए आपको ग्रोथ बढ़ाने के लिए साफ तौर पे मौका दिया जा रहा है। तो ये भी जो तमाम फैक्टर्स लिस्ट आउट किए गए हैं आरबीआई की ओर से, जिनके चलते इस बार ये पॉलिसी में रेट घटाने का फैसला हुआ है, उनमें से ये भी एक मुद्दा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम है और इसको देखते हुए एक तरफ इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, सपोर्ट देने की, और दूसरी तरफ अगर आप रेट घटाते हैं उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है तो पास ऑन नहीं हो पाएगा, प्राइसिंग पावर नहीं है इंडस्ट्री के पास, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। तो इन्फ्लेशन का वो रिस्क बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए आराम से रेट घटाया जा सकता है। फिर तो आधा % होना चाहिए था। जो ढोलकिया साहब कह रहे थे वही सही था, लेकिन जो हुआ वो हुआ। इस बीच बाजार थोड़े से कमजोर होते दिख रहे हैं। 75 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, 30 अंक नीचे निफ्टी पर है। जैसा हम कह रहे थे कि अगर 1/4% ही ब्याज दरें घटे और आगे के लिए स्थिति न्यूट्रल टाइप रहे तो फिर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, वही होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर नहीं है, महज 15 अंक। सुब्रमण्यम साहब, क्या पॉलिसी आई गई, खत्म हो गई मार्केट के लिए, अभी भी कुछ बचा है? नहीं, मार्केट इतना थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो दिखा रहा है वो इसलिए कि फिर भी कुछ 25-30% लोगों की उम्मीद है कि 50 का रेट कट हो। ढोलकिया साहब कह नहीं रहे थे, अगर वो एक अंडर नहीं थी उम्मीद। जब ढोलकिया साहब कह रहे कि आधा % होना चाहिए तो फिर हमें उम्मीद थी, तो क्या गलत था? करेक्ट। हाँ, तो वो शायद देवर, क्योंकि ये प्राइस पे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है अभी फ्रेश खरीदारी के लिए, और ये जो 4% का लेवल मेंटेन किया है, उम्मीद ये भी थी कि वो 3.5 को नीचे गिराएंगे उसको। तो प्रदीप कह रहे थे कि ज्यादा चेंज नहीं है, मगर डाउनवर्ड ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट रेट कट के लिए वही एक आना होगा ना। पता नहीं किस बात का फिर शायद मौका है फिर एक और रेट कट का, क्योंकि यहाँ पर जब हमने वो पोल कराया था अनिल, ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि एट द मोस्ट इस साल में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना चाहिए। FY18 की हम बात कर रहे हैं, तो 1/4 बेसिस पॉइंट आ गया, शायद आगे डेटा को देखकर कुछ और रेट कट्स आने चाहिए। पंत साहब हमारे साथ हैं, इन लाइन है पॉलिसी, लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या स्टैंड रहेगा, पंत साहब उस लिहाज से आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारा ये मानना था कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती की संभावना हमारे हिसाब से भी थी। परंतु इस पे जो हमारा ये मानना है कि इसके बाद आगे जो है रेट कट का चांस थोड़ा कम है। जैसा कि अभी आपके डिस्कशन में था इन्वेस्टमेंट, तो इससे इन्वेस्टमेंट डिमांड रिवाइवल जो है वो एक बहुत मुश्किल चीज़ लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कही गई, अभी भी लगभग 72% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो 28% आइडल कैपेसिटीज़ है। तो वो इन्वेस्टमेंट रिवाइवल जो है वो एकदम हमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि रेट कट के कारण जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हुआ, जैसे हमने जुलाई में भी देखी काफ़ी अच्छी अच्छे उत्पादन के आंकड़े आए, तो आपका ऑटो सेक्टर हो गया। आपका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, अगर हम IIP पे नज़र डालें तो दिसंबर से लेके मई तक लगातार 6 महीने इसमें नेगेटिव ग्रोथ है और डी ग्रोथ हुआ है। तो क्योंकि ये सब जो है, इन सब में आपका लोन कंपोनेंट काफ़ी होता है, जो लोग इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं उन पे। और सबसे बड़ा जो इस समय सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये रेपो रेट कट से उम्मीद है कि कुछ हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट कॉस्ट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, उसके कारण कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलते ही आपका सीमेंट और स्टील सेक्टर के पे जो असर पड़ेगा। सारे लोगों के सामने कि आगे के संकेत आपको यहाँ पे क्या पढ़ने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि 2 पॉलिसी पहले से रविंद्र ढोलकिया साहब कह रहे हैं कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के अंदाजे गलत हैं, मेरे अंदाजे सही हैं, और वो जो कहते हैं वही होता है। उन्होंने पिछली बार भी कहा कट करना चाहिए, लोग नहीं माने। इस बार उन्होंने 4 लोगों को मना लिया। आज उन्होंने कहा आधा % होना चाहिए, यानी प्रोफेसर ढोलकिया को लगता है 1/4% का कट और होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या और 2 महीने नहीं तो 4 महीने में वो वापस से बाकी मेंबर्स को मना नहीं लेंगे, कन्विंस नहीं कर लेंगे, या वो ज्यादा सही साबित नहीं होंगे, जो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अब बता रहा है? देखिए, जो अभी मैंने आरबीआई का नया फैन चार्ट नहीं देखा है, परंतु जो हमारा जो अंदेशा है उसमें ये है कि जैसे ही ये फेवरेबल बेस इफेक्ट अक्टूबर-नवंबर तक आके ख़त्म होगा तो महंगाई दर ऊपर की तरफ मूव करेगी। और हम पॉइंट हर एक महीने का पॉइंट एस्टीमेट देख के नहीं, हम एनालिसिस में फैक्टर इन करते हैं कि एवरेज फॉर द ईयर क्या होगा। तो एवरेज फॉर द ईयर जो हमारा CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो तकरीबन 4% से थोड़ा नीचे है।
अगर उसको हम देखें और उसके हिसाब से हम 6% रेपो रेट देखें तो वहाँ पे गुंजाइश कम लगती है। परंतु अगर इससे डिमांड रिवाइवल होता है तो उस डिमांड रिवाइवल के कारण जो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बूस्ट मिलेगा, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगा। उसके बाद इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या बनती है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह आगे आने वाले समय में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस रहेगा। परफेक्ट। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये भी है जिस हिसाब से कैपिटल इनफ्लोज आ रहे हैं और आरबीआई को जिस हिसाब से मार्केट में इंटरवीन करना पड़ रहा है उस हिसाब से एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई किस तरह कंट्रोल करेगा। क्या सरकार उसे एमएसएस के फॉर्म में और ज़्यादा अलाउंस देगी? क्या सरकार आरबीआई को स्पेशल डिपॉजिट फैसिलिटी और उसके हिसाब से अलाउंसेस देती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज जो इंडिया कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अविनाश, बैंक निफ्टी, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, क्या खरीदने का वक्त है? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ही रहूंगा मैं, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है वो मोरलेस मार्केट्स ने पहले से डिस्काउंट किया था। ठीक है। आई थिंक अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट आता था तो शायद मेरे ख्याल से और भी ठीक रहता था, क्योंकि क्लियरली जिस प्रकार से इन्फ्लेशन कम हो चुका है, एक्चुअल ट्रांसमिशन बैंकों ने ऑलरेडी कहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से कोई ज़्यादा फर्क ट्रांसमिशन में होगा नहीं। तो आई वुड प्रेफर टू स्टिक विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पीएसयू बैंकों में ज़रूर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में हो चुकी है, लेकिन अभी इस माहौल में मुझे लग रहा है कि शायद इट वुड बी बेटर टू स्टिक टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक कोटक, इंडसइंड एंड टिपिकली फेडरल बैंक। अच्छा, पीएसयू बैंकों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, उस पर मैं सुनील जी आपकी राय चाहूंगी। एक तो सेंट्रल बैंक कह रहा है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि लार्ज स्ट्रेस्ड एसेट्स को कैसे निपटाया जाए। मेरे ख्याल में एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्त्री साहब, गुड आफ्टरनून। 4.5 बेसिस पॉइंट का सर रेट कट, इसका अंदाजा पहले से था, लेकिन यहाँ से आगे आपको क्या लग रहा है, ये पास ऑन होता हुआ दिखाई देगा मार्केट में? मुझे लगता है कि आरबीआई इज गोना कीप वाचिंग इन्फ्लेशन केयरफुली, और इफ आरबीआई स्टार्ट्स फीलिंग कि inflationary pressures are going to start building up in the economy for whatever reason, it could be because of their fear of monsoons getting weaker, food prices going higher over time. It could be because the base effect may correct over time. It could be for whatever reason, GST impact, farm loan waiver, whatever it be. So the role of the central bank really has to keep watching inflation, and if they believe that inflation pressure is going to pick up, then that's just something they would have borne in mind by doing a 0.25% cut and not much more than that. Okay. So I think a 0.25% is fine. I don't think I would have expected more than a 0.25%. लेकिन केके सर, जो कमेंट्री है, जिस तरह का आउटलुक है गवर्नर साहब का, ढोलकिया साहब तो 0.5% कट की भी बात कर रहे थे, तो क्या समझा जाए अभी और अगली पॉलिसी में या इसी कैलेंडर ईयर में एक और कट की गुंजाइश है सर? Possibility to hai. It is possible that there could be another 0.25% cut. I think it's all data dependent. It's all going to be hugely dependent on what RBI sees going forward. If they believe that, if they see that the data coming out would sort of indicate that inflationary pressures are not happening, then there is another possibility of a 0.25% cut. मिस्त्री साहब, इनफैक्ट आरबीआई स्पेसिफिकली कह रहा है कि फार्म लोन वेवर के चलते कुछ फिस्कल स्लिपेजेस की आशंका है। क्या ये आने वाले तिमाहियों में परसिस्ट करेगी, आपको लग रहा है, या फिर इसी टाइम का जो हमने देखा है बैंक्स की बुक्स में दिखाई दिया इन क्वार्टरली नंबर्स में, इवन एन एचडीएफसी बैंक हैड शोन एन इशू बिकॉज ऑफ फार्म लोन वेवर, तो कितना स्लिपेज और इन्फ्लेशन में देखने को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता है कि इतना अभी स्लिपेजेस और होने का चांसेस है, unless and until you see that the monsoon sort of weaken further from what the expectations are. अगर ऐसा हुआ then that has an impact on food price. See, inflation इतना low क्यों हुआ है? The biggest reason for inflation coming down has been food prices. Okay. मिस्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या लगता है सर, ये जो 1/4% का कट मिला है, ये बैंक्स ज्यादातर पास ऑन कर चुके हैं या अभी भी बैंक्स एनबीएफसीज के लिए दरें घटाने की गुंजाइश है? आई थिंक हर बैंक अपना कॉस्ट ऑफ फंड्स देखेंगी. दे विल हैव टू सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स. दिस हैज जस्ट हैपेंड अ फ्यू मिनट्स अगो, सो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. But markets will watch how interest rates move in the economy. As they start seeing rates coming down, cost of funds comes down, then naturally lending rates will come down. अच्छा सर, आपसे जाते जाते एक और ये जो खबर पढ़ रहा था, आरबीआई अपनी पॉलिसी में ये कह रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, और इसे स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी पर। क्या कहेंगे आप?
नहीं, वो तो सही है, वो तो गवर्नमेंट का भी प्रेशर है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू पुश अफोर्डेबल हाउसिंग. Affordable housing is really the window through which the government is, and rightly so, believing that it will give a kickstart to economic growth, because housing and construction create so many jobs. There are so many industries that are dependent on the housing sector. So if affordable housing gets a boost, then the rest of the economy will also get a boost. शुक्रिया मिस्त्री साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए. और जैसे के मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि देखना होगा कॉस्ट ऑफ फंड्स की स्थिति कैसी है और कितना बैंक्स पास ऑन करेंगे. इनफैक्ट आज दोपहर में पीएनबी के नंबर्स आने के बाद हम पीएनबी के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे अनिल, और उन्होंने कहा कि इफ एट ऑल डिपॉजिट्स पर कमी आती हुई दिखाई देगी, वो अपने आप लेंडिंग रेट्स बैंक कम करना शुरू करेंगे. तो हल्के पास ऑन की गुंजाइश है और उसी पर शायद बाजार अब आगे फोकस करना चाहेगा कि कितना फायदा कस्टमर्स को मिलेगा और फिर कितना फिर लोन पिकअप देखने को मिल सकता है. जो लोग कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट में से 15 बेसिस पॉइंट तो पास ऑन हो गया, अब 10 बेसिस पॉइंट और बचा है, वो धीरे धीरे एडजस्ट होता दिखेगा. मेरे ख्याल से क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. स्वागत है जोशी साहब आपका. उम्मीद के मुताबिक है आपके पॉलिसी, और आगे आरबीआई गवर्नर साहब का आउटलुक आप कैसे पढ़ रहे हैं? देखिए, पॉलिसी तो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है, और आगे चलते हुए इन्फ्लेशन नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं उस पर निर्भर करेगा. तो जो 4% प्लस ये उन्होंने टारगेट रखा है मार्च का, इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि देखिए, अगर आपका ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं, अभी क्रूड प्राइसेस नीचे हैं, अगर वो क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका असर दिखाई देगा. मॉनसून अभी तक एकदम ठीक चल रहा है, अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ आती है तो एक वो तो हमेशा हर साल का ही रिस्क है, पर उससे ज़्यादा जो एक रिस्क हो सकता है इन्फ्लेशन को, वो है गुड आफ्टरनून एवरीवन. The Monetary Policy Committee took note of an important change in the baseline inflation trajectory with respect to the June 2017 statement. This trajectory now incorporates the first round impact of the implementation of the house rent allowance award of the 7th CPC by the central government. Excluding the HRA impact, which will affect the CPI cumulatively, headline inflation would be a little above 4% by Q4, as against 4.5% inclusive of the HRA in the June statement. Another important development noted by the MPC is that inflation excluding food and fuel, which has hitherto been sticky, has fallen significantly over the past 3 months. These factors, along with the normal and well-distributed rainfall and the smooth rollout of the GST, opened up some space for monetary policy accommodation. Accordingly, the MPC decided by a vote of 4-2 to reduce the policy rate by 25 basis points. Recognizing, however, that inflation is expected to rise from the current lows over the rest of the year, the committee persevered with a neutral stance. With several factors contributing to uncertainty around the baseline inflation path, implementation of farm loan waivers, the after effects of the GST, the timing of implementation of salary and allowance revisions by the state governments, the MPC emphasized its commitment to keeping headline inflation close to 4% on a durable basis. While retaining the projection of real GVA growth for 2017-18 of 7.3%, same as the June 2017 forecast, the MPC noted that while the outlook for agriculture appears robust, underlying growth impulses in industry and services may be weakening slightly. Given corporate deleveraging and the retrenchment of investment demand. In this context, it was of the view that there is an urgent need to reinvigorate private investment, remove infrastructure bottlenecks, and provide a major thrust to the affordable housing program of the government. The government and the Reserve Bank are working in close coordination to resolve large stressed corporate borrowers and recapitalize public sector banks within the fiscal deficit target. Eventually, these efforts should help restart credit flows
to productive sectors as demand revives. I'll now request Dr. Acharya to say a few words and then Mr. Vishwanathan. Thank you, Governor. Good afternoon, everyone. As we mentioned in the past and as Governor has just underscored, addressing the twin balance sheet problem remains the Reserve Bank's top priority at the moment. Investment slowdown in our assessment is significantly rooted in the resulting debt overhang problem from this twin balance sheet issues. With the cleanup on banks' NPAs currently underway, we are striving to meet in near future an important prerequisite for effective transmission of monetary policy, namely robust health of balance sheets in the financial and the real sectors. In order to supplement these efforts, let me mention 3 developmental steps that the RBI will be undertaking to improve financial intermediation in the economy going forward. One, will be releasing in coming weeks the final guidelines for tri-party repo, which we hope will pave the way for a vibrant corporate bond borrowing and lending market, providing better liquidity and price discovery, reducing market cost of capital, and allowing access to non-bank finance for a greater number of borrowers in the economy. A thriving corporate bond market would in itself improve monetary policy transmission by creating a direct impact of interest rate changes on a bigger part of the real sector in the economy. Second, to improve transparency in credit markets and to facilitate better early intervention as well as risk-based counter-cyclical provisioning, the Reserve Bank has decided to put in place a high-level task force comprising experts and relevant stakeholders. This task force will evaluate the existing public and private infrastructure for credit information, assess any data gaps, study the best international practices, and provide a roadmap for the development of a comprehensive near real-time public credit registry for India. Let me stress that the objective is to improve not just the credit assessment by financial lenders, but also of the financial lenders themselves. Third, the experience with the marginal cost of funds-based lending rate or MCLR system introduced in April 16 for improving monetary transmission has not been entirely satisfactory, even though it has been an advance over the earlier base rate system. We have constituted an internal study group across several clusters to study the various aspects of this MCLR system and to explore whether linking of the bank lending rates could be made direct to market-determined benchmarks going forward. The group will submit the report by September 24th, 2017. One last point, the currency in circulation is showing early signs of normalization. There remains, however, much surplus liquidity in the system that the Reserve Bank has been managing. We remain in touch with the government to make our toolkit for this task more complete. In the meantime, we will continue with surplus liquidity management using instruments indicated in the April policy. Thank you. Mr. Vishwanathan. I'll begin with the point Dr. Acharya referred to on the credit registry. We have been taking progressively measures to improve the effectiveness of the credit information that is filed with the credit information companies. And this reforms started with requiring all the banks to report all the data to all the SBIs so that there is no fragmentation. Subsequently, we wanted them to dovetail the SHG data into the credit information company system. And now we are making it mandatory for the CICs to issue what is such a comprehensive credit information report, because they carry the reports in various subsets in the form of what we call industry, personnel, MFI, and things like that. And they would only give information based on the particular area from where the demand is coming. Now we think irrespective of where the information is being sought by, the comprehensive report covering all the bureaus in which the information is kept should be provided to the credit information seekers, so that the quality of credit assessments is better. The second, of course, is again Dr. Acharya referred to the improvements that we're looking at the MCLR and what will go going forward. But when we introduce the MCLR, we are also allowed the banks that were the existing borrowers under the floating rate and the base rate system, they could move to the MCLR on a mutually acceptable terms. But we find that the base rate is relatively more rigid. So we need to look at, because quite a few borrowers are still under the base rate system, so the monetary transmission is to that extent impacted. So we will look at
how we can make the base rate a lot more responsive to changes in the cost of funds of banks, and that's something that we'll be exploring very shortly, and we'll then have a discussion with the banks on this issue going forward. On the NPA front, as we know, we have taken substantive action after the Banking Regulation Amendment Ordinance was passed. As indicated in the press release of June 13, 2017, we have, on the basis of recommendation of JC, Internal Advisory Committee, directed banks to refer 12 cases for resolution in the IBC. All these 12 cases were referred by the banks to the IBC, under the IBC, and they are in the various stages in the NCLTs of the respective NCLTs, the respective benches. Of course, dealing with the stress assets is an ongoing process, and we're working on the next steps. Okay. Thank you very much. Take a few questions now. Hindu Business Line. Use the mic, please. Thank you. On the one hand, there is a liquidity overhang in the system. Yeah. So, do you think there was a need at all for you to cut the rates, and where you also have a situation where inflation could rise down the line, actually? Yeah. Well, you know, we have been facing the challenge of liquidity overhang for some time, and we are managing that. We are keeping the weighted average call rate within the policy corridor, reducing the width of that corridor is something that was part of that toolkit, and while our statement acknowledges that from the current lows, inflation is likely to rise, it is going to be about 4% by Q4. And given the factors that we have pointed out, that inflation excluding food and fuel has fallen significantly over the past 3 months, once we exclude the impact of the HRA, which is one source of uncertainty, HRA from the central government side has now been taken care of, and including that in the projection still brings us close to 4%. And we had said that this was a statistical exercise, and therefore it's right for us to net that out. I think what we have done is taken a calibrated policy decision based on the outturns and our projections going forward, and we felt that a 25 basis point cut while keeping the stance neutral was something that we should be doing at this juncture. Mint. Hi, this is Arya from Mint Newspaper. Was a rate cut in October under discussion in the MPC, because by then you would have got 2 more inflation prints, a GDP data, and a clearer picture on surplus liquidity in the banking system. Also, you are now taking measures to improve MCLR transmission. So why not October? Why September? Sorry. That's a good question. You know, the data flow is, of course, these days continuous, and we did have the GDP numbers that were released a couple of months back. We also had 2 more data points regarding the inflation print itself, and encompassing the development since June, the normal monsoon, the smooth rollout of the GST, the inflation excluding food and fuel coming down. We thought that this was an opportune time to do a 25 basis point cut. Govardhan? Good afternoon, Govardhan from the Economic Times. You mentioned about several factors contributing to uncertainty around this baseline inflation trajectory. Put this in the context of what Dr. Acharya mentioned in the minutes in the last meeting about a higher interest rate. So that appears to be called for a bigger buffer. So what is the kind of a buffer from now? Is it not 1.25 to 1.7, something bigger? So what is that you would be comfortable with, the positive real rates? I think we are, so one, I would say we are looking at the real rate as one of the drivers into the decision making. It's not the sole component.
And it's best to look at the real rate more when you think things are steady rather than when things are actually have gone through a fair bit of uncertainty as we have over the last year. Nevertheless, I think if you take the 6% rate and you take our projected rate of slightly over 4%, I think we are talking about something maybe slightly in excess of the range that you are talking about. My own view, as I had stressed in the minutes last time, was that this is all right in a time when transmission is actually not necessarily guaranteed to work as well, given the structural issues of debt overhang that have been flagging. So I think we are just slightly outside of the range of 1.75%, and we are comfortable with that. Hindu? Now, we have seen recently SBI. We have seen SBI has cut the savings bank rate, so clearly they are indicating that the margins are under pressure. So with this rate cut, do you expect really banks to transmit bank to follow you by cutting lending rates further? The way to look at the transmission is to determine what has been the case since we started the easing cycle. And there are 2 or 3 things that are clear. One, that on new lending the transmission has been much stronger, especially in those segments where there is a lot of competition. So housing loans and personal loans, where the NBFCs also play a big part. Secondly, on the part of the loan portfolio that is tied up with on account of base rate and liabilities of a longer nature, the transmission has been slower. Given the liquidity conditions prevailing and that we have reduced policy rates by a substantial amount since the easing cycle started, I think there is scope for banks to reduce lending for those segments that so far they have not yet benefited to the full extent of our policy rate cuts. Cogensis. Thank you, sir. Vijay from Cogensis here. So this is effectively a 5-1 vote in favor of easing. It's not a 4-2. There is a lack of sync between the RBI members voting itself. From February, when there was a stance change to eventually having to cut your CPI inflation projections and having a 5-1 vote in favor of a status quo last time. This is the 5-1 vote in favor of an easing. It's a sharp movement in the last 6 months. Do you think it shows that there is certain amount of dissonance and there are too many factors that are moving, which means that different people have different views even within the RBI? Well, firstly, there is a reason why we put out the minutes, so that the individual members can give their specific reasons for their vote decision, and possibly to explain why they changed their minds from June. I think the resolution itself, on balance, very comfortably shows why we went for a 25 basis point cut compared to the status quo in June. We have had more data points, some uncertainty has been resolved, and the substantial reduction in inflation excluding food and fuel. So I think it's all explained. Bloomberg Quint. Hi, sir. Ira from Bloomberg Quint. Question on in para 19, you talk about the fact that upside risk to inflation have either reduced or not materialized. And then you say you expect to maintain that projection of 4% by the end of Q4. Why did you not change your stance while cutting rates? And also, if you stay on this path towards 4%, should one assume that this is the extent of accommodation you think was possible? Only if we start to see further deceleration in inflation or quicker disinflation could we see further room open up for rate cuts? Well, let me refer to paragraph 19, where we make it clear why we are sticking to the neutral stance. That given that the trajectory of inflation is expected to rise from the current lows, that is the main reason why we have been cautious enough to stick to the neutral stance, and therefore. There is nothing to explain in terms of why we have not changed the stance. The stance is exactly where it should be and what it was in June.
and therefore I think it was the right call to make by a majority of 4-2. CNBC आवाज। सर, जैसे कि डॉक्टर आचार्य ने कहा कि जो ट्रांसमिशन है वो एनपीए रेजोल्यूशन पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। एक दौर में हमने 12 कंपनियों के सामने कार्यवाही शुरू होती हुई देखी है। क्या आगे कुछ और सिलेक्शन आप करेंगे, कुछ और नाम आप चुनेंगे उन कंपनियों का जिनसे रिकवरी की कार्यवाही बैंकों को प्रायोरिटी पे करनी चाहिए? I request Mr. Vishwanathan. I think I'll reply in English. I think I've stated in my opening statement that dealing with the stressed assets is an ongoing issue, and we are working on the next steps. And I think that answers the question. We're working on the next steps. That's one question at a time, please. Lata? Sir, on liquidity, I mean, by when we have been, although we have a neutral policy, we have had a fairly accommodative liquidity. By when do you think that will be drained? If you can give a timetable. And because of this liquidity, do you worry that yields in some places have really fallen? Don't you worry about the credit quality of some NBFCs, some mutual funds, some CP yields have fallen to 6%? Is there a worry at all? Yeah, I think this is a good question. We are certainly examining this very closely. I would make 3 points. One, we were clearly remonetizing, and we had to wait and assess when we think the system is actually reaching a stable level of currency in circulation. Like one way I think something is stable when it bounces around its level. And I think it's only recently that this has started happening. Otherwise, we've just been remonetizing at an increasing pace, and currency in circulation has been going up. So one, we had to give ourselves a certain amount of time to know whether the system is actually getting the currency that it requires. Two, having said that, as you know, we have been mopping up a lot of liquidity. और ये थी आरबीआई गवर्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने सारे वो बातें बताई कि किस वजह से उन्होंने 1/4% ब्याज दरें घटाई और आगे के लिए क्या आउटलुक है। लेकिन इस बीच बाजार कमजोर होने के बाद रिकवर करते हुए दिख रहे हैं और एग्जैक्टली अहम लेवल से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। 10,065 के आसपास का कल का जो लो था वहां से निफ्टी रिकवर होकर लगभग 20 से 25 पॉइंट ऊपर आया है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 25,000 के लेवल से रिकवर होकर लगभग 75-80 अंक ऊपर है। तो कमजोरी है लेकिन बेहद सीमित। और इस बीच देखिए मिड कैप इंडेक्स को जो लाल से हरे निशान में लौट चुका है इस वक्त, तो ये एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। तो बाजार मजबूती के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी साहब, हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर हैं, सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, डीके पंत साहब हैं, और साथ ही अब महिंद्रा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट सच्चिदानंद शुक्ला साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है आपका भी। शुक्ला साहब, आप ही से शुरुआत की जाए। बताइए पॉलिसी और उसके बाद गवर्नर साहब की कमेंट्री, क्या कॉन्फिडेंस है कि एक रेट कट और आने वाला है इसी कैलेंडर ईयर में? ये कहना मुश्किल होगा। सबसे पहले मैं कह दूं बेटर लेट देन नेवर। आई थिंक ये एक कोर्स करेक्शन था। आरबीआई ने अपनी गलती सुधार ली है। अप्रैल में उन्होंने अपना स्टैंस चेंज कर लिया था, बजाय इसके कि वो डेटा देखते इन्फ्लेशन का, जो कि पिछले अप्रैल से सरप्राइज कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल बायस रहा है। और 25 बेसिस पॉइंट मुझे लगता है ये इन लाइन है एक्सपेक्टेशन से। एंड एज आई सेड, एसबीआई ने कल जब डिपॉजिट रेट कट किया, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था आरबीआई के लिए भी कि दे आर लैगिंग बिहाइंड। और मुझे लगता है मोर देन 25 बेसिस पॉइंट्स जो भी आरबीआई ने कहा है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्ट है। उन्होंने सर्विसेज के बारे में भी बात की। दे हैव मेड द राइट नॉइजेज इन दिस पॉलिसी। उन्होंने कहा है कि एनपीए रेजोल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एमसीएलआर और जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो भी रिव्यू किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बजाय इसके कि और 25 बेसिस पॉइंट्स होंगे या नहीं। मुझे लगता है यहाँ से आरबीआई विल बी मोर डेटा डिपेंडेंट। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है जो उन्होंने आज कहा है जी, मतलब रेट कट के अलावा, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। मेरे ख्याल से
they are looking at the right things, they are making the right noises. Okay. इस बीच बाजार में हमने देखा है रिकवरी जरूर आई है नेशनल लेवल्स पर। हम अविनाश से जानेंगे कि क्या वो इस समय बैंक निफ्टी या फिर बैंक्स में पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन कितना ट्रांसमिशन होगा इस चौथाई बेसिस पॉइंट रेट कट का, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एमडी पवन कुमार बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजाज साहब बताइए, क्या ये चौथाई बेसिस का रेट कट आप पास ऑन करते देखेंगे? जो अभी पॉलिसी में 25 बेसिस रेट कट किया गया है और जो पिछला MCLR बैंक्स ने फिक्स किया था वो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन काफ़ी कम कर दिया गया था। मीन्स 80 पॉइंट से 95 बेसिस पॉइंट सब बैंक्स ने MCLR कम किया था। तब उसमें जो पैसा कासा में आया था सेविंग्स बैंक एंड करंट में, उसको मीन्स ध्यान में रखते हुए वो कम किया गया था। बट उस पैसे में से 60% पैसा मीन्स वापस लोगों के पास जा चुका है और बैंक के पास वो नहीं है। अगर हम वापस वो कैलकुलेशन करें तो हो सकता है कि हम कुछ बेनिफिट नहीं दे पाएँ, बट ये 25 बेसिस पॉइंट कम करने से 5 या 10 बेसिस पॉइंट की मीन्स कटौती की जा सकती है। ओके। इस बीच हमारे साथ फेडरल बैंक के CFO आशुतोष खजूरिया साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। खजूरिया साहब, ये बताइए कि इस पॉलिसी में उम्मीद के मुताबिक 0.25% की कटौती हुई है, कितनी पहले ही पॉलिसी के पहले ब्याज दरें पास हो चुकी है और कितनी और होना बाकी है आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिसी के माध्यम से कोई ऐसा संकेत मिला है कि आगे और कितनी कटौती हो सकती है इसमें, क्योंकि RBI ने जैसा कहा कि वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे, जैसे जैसे सांख्यिकी आंकड़े वो देखेंगे उसके हिसाब से वो आगे कॉल लेंगे। जहां तक सवाल है पास ऑन करने का बैंकों का, मैं आपको अपने बैंक का ही उदाहरण दूं। हमारा बेस रेट 10.55 था, जिस समय ये जो रेपो रेट था वो 8% था। 8% से रेपो रेट 6.25 मतलब 175 बेसिस पॉइंट की आज की कटौती को छोड़कर 175 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी, जिसमें से हमने 165 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट को पास कर दी है। अब ये जो 25 बेसिस पॉइंट की आई उसके हिसाब से देखते हुए जो भी MCLR का फॉर्मूला है, RBI का एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से सभी बैंकों को उसी हिसाब से अपने MCLR को मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट को जो है वो कंप्यूट करना पड़ता है, मतलब उसको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसमें आपके करंट आपके डिपॉजिट के क्या रेट्स हैं, इस समय वर्तमान में आप अपने सेवर्स को जो जमा करता है उनको आप किस प्रकार की ब्याज दरें दे रहे हैं, उसके आधार पर एक फॉर्मूला है जिसपे आपको अपना MCLR निकालना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स जरूर ट्रांसमिशन करेंगे, लेकिन वो ट्रांसमिशन हमेशा एक लैग के साथ आता है। अगर आपको याद हो, डॉक्टर राजन भी कहा करते थे कि साहब ये इसमें हमेशा 2 से 3 क्वार्टर्स का लैग होता है। तो जैसे जैसे RBI का संकेत मिलता जाएगा वैसे वैसे बैंक, क्योंकि आज की तारीख में अगर मान लीजिए आप ही की कुछ जमा राशि मेरे बैंक में है तो मैं इस कटौती से आपकी ब्याज की दर कम नहीं कर सकता ना। आपको तो मैं वही दूंगा जो आपको मैंने फिक्स डिपॉजिट पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अगर आपको 7% पे अगर आपका 1 वर्ष का टर्म डिपॉजिट रखा है तो 7% वो तो पुरानी है। जब तक खजूरिया साहब, वो तो पुरानी है, आगे की में तो कम करेंगे ना आप? जी, आगे की जो करेंगे उससे जो आपकी कॉस्ट है, आपका जो ग्रोथ है साहब, अगर आपका टोटल स्टॉक 100 है तो आपकी ग्रोथ 10% भी अगर हुई तो 10 नया आया, 100 तो पुराना है आपके पास। 110 अगर वो होता है उसमें आपका 100 मान लीजिए आपकी जमा राशियां हैं और 10% की मान लीजिए जमा राशि की ग्रोथ हो रही जैसे कि सिस्टम की ग्रोथ है इस समय, तो आपका 10 नया आएगा। वो जो 10 नया आएगा वो नए सस्ते दर पर आएगा और उसको 1 वर्ष लगता है 10 नए को आने में, अगर ग्रोथ आप देखें तो। बाजार पूरे रिकवर होने की मूड में आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने अपना सारा का सारा नुकसान जो 125-150 अंकों का था खत्म कर दिया है और एग्जैक्टली 25,000 के लेवल से घूमकर अब आप देखिए लाल से हरे निशान में लौटने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। और बाजार के डायरेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर इस वक्त फोकस कीजिए। मिड कैप इंडेक्स मजबूत हो चुका है, हरे निशान में आ चुका है और निफ्टी भी 10,100 के अहम आंकड़े की तरफ फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रिकवरी होती दिख रही है बाजार में। इस बीच कुछ अहम नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखेंगे। कैपिटल फर्स्ट रेवेन्यू 31% बढ़कर आया है, मुनाफे में 36% के आसपास की बढ़त है, 49 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 67 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। शानदार नतीजे कैपिटल फर्स्ट के, दिन के हाई पॉइंट की तरफ कैपिटल फर्स्ट इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूको बैंक के नतीजे भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। यूको बैंक के नतीजे भी अभी अभी फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। बताइए।
पैनल, क्योंकि हम देख रहे हैं नेट एनपीए में काफी इजाफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8.94% जो नेट एनपीए था पिछले क्वार्टर में ये 10.63% पर आया है। हाँ, और ग्रॉस एनपीए की भी स्थिति बिगड़ती हुई 17% से बढ़कर लगभग 20% पर ग्रॉस एनपीए आया है। तो ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है यूको बैंक के लिए। बैंक ने यह भी मेंशन किया है कि प्रोविजंस में हल्का सा इजाफा है। 1251 करोड़ से प्रोविजंस बढ़कर 30 करोड़ ही बढ़ाए हैं, या फिर 20 करोड़ बढ़ाए हैं। ये 1272 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल, लेकिन एसेट क्वालिटी की चिंता लगातार परसिस्ट कर रही है। नेट लॉस करीब $6.63 बिलियन यानी कि 663 करोड़ के आसपास। बिल्कुल, लेकिन कैपिटल फर्स्ट जिसने शानदार नतीजे पेश किया, इस स्टॉक को रिजल्ट से पहले भी और लंबे समय से स्ट्रांगली रिकमेंड करने वाले हमारे एक्सपर्ट अविनाश हमारे साथ है। अविनाश, आप जैसा कहते थे, देखिए क्या दमदार परफॉर्मेंस है, शानदार है। मतलब इससे बढ़िया क्या रिजल्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, अब भी मजबूत है, खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर। नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट इस प्रकार का परफॉर्मेंस पोस्ट डिमोनेटाइजेशन आया है, और ये ज़्यादातर एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंस करते हैं। तो ये काफ़ी कमेंडेबल है कि बोथ इनकम एज वेल एज बॉटम लाइन ग्रोथ उम्मीद से बेहतर आई है। एसेट क्वालिटी तो उनका ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी रेटिंग आएगी। आई थिंक FY18 में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि 20% लोन बुक ग्रोथ आएगा, ये डेफिनेटली मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि इसको भी ये ओवरशूट करे। लेकिन पीएसयू बैंकों की एसेट क्वालिटी की चिंता अभी भी है। और सुब्रमण्यम साहब, जहां पर एक और आरबीआई कह रहा है कि वो स्थिति को मॉनिटर करेंगे और शायद अकाउंट्स को उस वॉच लिस्ट में डालेंगे, कितना और टाइम लग सकता है उस क्लीन अप के लिए? और क्या बेस्ट है कि ऐसे यूको बैंक, पीएनबी बैंक की एसेट क्वालिटी को देखकर पीएसयू से अब थोड़ी देर के लिए दूर रहा जाए, या प्राइवेट सेक्टर इज द बेस्ट बेट? देखिए, शॉर्ट टर्म में जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि अभी जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पे आप देखेंगे कंज्यूमर लोन्स की बढ़त होगी, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक एक अच्छे पोजीशन में है उसके एडवांटेज लेने के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि मगर आरबीआई की पॉलिसी में ये भी देखिए, उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए लेंडिंग की ज़रूरत है। सेकेंड, वो क्लीन अप, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स है, जैसे पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, वहाँ पे रेट कट की ट्रांसमिशन हो रही है, मगर कॉर्पोरेट लेंडिंग में ट्रांसमिशन नहीं हो रही है। इसलिए वो एंटायर जो मॉनिटरी बेस प्राइसिंग का जो फॉर्मूला बनाया था उसको रिविजिट कर रहे हैं। तो ये सब अच्छी सिग्नल है कि आरबीआई इज कंसर्न्ड अबाउट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। नहीं, लेकिन होगी क्या, ये बड़ा सवाल है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एमडी बजाज साहब है, उनको पूछ रहे, बजाज साहब, इस पॉलिसी को देखने के बाद आप लेंडिंग बढ़ाएंगे या बढ़ेगी आपकी? बजाज साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, बजाज साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। खजूरिया साहब से पूछते हैं। बताइए सर, सवाल आपके लिए भी यही है कि क्या आप इस पॉलिसी को देखने के बाद क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी या आप बढ़ाने वाले हैं? कोई तरीका है? तो अब हमारा तो होगी, आप पिछली तिमाही के नतीजे निकले हैं 26 जुलाई को, आप देखें हमारी 29% की ग्रोथ है क्रेडिट की वर्ष वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो वार्षिक वृद्धि दर हमारी जो इसकी रही है क्रेडिट की, क्रेडिट ग्रोथ वो 29% रही है। तो मुझे तो लगता है कि हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि अब फर्दर अगर रेट कट हो रहा है या सॉफ्टनिंग स्टांस अगर दिखता है, तो मुझे लगता है कि कुछ और ऑफ टेक हो पाएगी। साहब, अगर अब आप तक आवाज पहुंची तो सवाल आपके लिए भी यही है कि इस पॉलिसी से क्या कुछ क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने वाली है इकोनॉमी में और बैंक्स के लिए? लगता नहीं, यहाँ पर कुछ ऑडियो दिक्कतें हैं। इनफैक्ट डॉक्टर शुक्ला, इस पर आप ओपिनियन दीजिए, क्योंकि क्या कॉर्पोरेट में वो इन्वेस्टमेंट साइकिल बूस्ट होती दिखाई देगी? क्योंकि अब तक कॉर्पोरेट्स खुद नहीं आ रहे थे, जैसे सुब्रमण्यम साहब भी मेंशन कर रहे हैं, वो कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं रहे हैं। ऑलरेडी 70% पे, ये भी तो 30% पुरानी पड़ी हुई काम नहीं आ रही। राइट, आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रांसमिशन की बात हो रही है या उसका जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट है, मुझे लगता है अभी थोड़ा दूर हैं हम उससे। एक तो आपने सही कहा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 73% है और 70s में ही है पिछले काफ़ी समय से। और ये सिर्फ 25 या 50 बेसिस पॉइंट से नहीं होगा, इसके लिए सेंटिमेंट्स चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और जो ग्लोबल साइकिल है वो भी कंड्यूसिव नहीं है। तो अगर मैं देखूं ग्लोबली भी, तो केपेक्स अभी तक पिछले जो डेकेडल एवरेजेस है उसके आसपास भी नहीं आ पाया है, डिस्पाइट हैविंग जीरो रेट्स एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो ये सोचना कि भारत में
25 या 50 बेसिस पॉइंट्स या फिर क्यूमुलेटिव आप कह लीजिए कि 200 बेसिस पॉइंट्स रेट कट कर देने से ये हो पाएगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अभी भी हमारा जो माइंडसेट है या पॉलिसी मेकिंग है, हम अभी भी सिर्फ सप्लाई ड्रिवन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। हम ये नहीं मान पा रहे हैं या हम इस बात को नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि डिमांड भी डेफिसिट है। तो आई थिंक हमको ये देखना पड़ेगा। तो डिमांड है ही नहीं तो आप सप्लाई पर कितना ही कुछ भी कर ले, क्या होने वाला है। जोशी साहब, आपसे इसी पर राय लेना चाहता हूँ, बढ़ेगी क्या डिमांड इस तरह के माहौल में, जब 2 बड़ी इवेंट्स हो चुकी है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और उसके बाद ये तीसरी पॉलिसी, क्या ये डिमांड बढ़ाने वाली है? देखिए पॉलिसी, देखिए इकोनॉमी में अगर आप देखें तो वो कंजम्पशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले साल का जो जीडीपी ग्रोथ नंबर आए थे उसमें प्राइवेट कंजम्पशन का ग्रोथ 8.7% है रियल टर्म्स में। इन्वेस्टमेंट्स वीक हैं, पर बात यह है कि कंजम्पशन डिमांड को अभी और स्ट्रांग होने की आवश्यकता है ताकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर जाए। जब तक वो नहीं होता तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा बूस्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बूस्ट की जाए इसके बारे में आज की पॉलिसी ने भी जिक्र किया है, पर उसमें इंटरेस्ट रेट का थोड़ा रोल है। ज़्यादा रोल इस बात का है कि डिमांड जो ओवरऑल सिस्टम में है वो कितनी तेज़ी से बढ़ती है, और उसके लिए कुछ चीज़ें सपोर्टिव हैं, जैसे कि आपका ये HRA जो अभी दिया गया है एनहांस्ड, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी स्टेट्स ने पे कमीशन पूरी तरह लागू नहीं किया, और बाकी जब वो लागू होता है तो उससे भी थोड़ा डिमांड को गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिलेगा। और अच्छे मानसून से थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट तो खासकर जिन आइटम्स का रूरल पेनिट्रेशन है उनके लिए वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक माइल्ड पुश है डिमांड को, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ड्रिवन पुश इकोनॉमी में नहीं है। उसके अपने नुकसान होते हैं, उससे इन्फ्लेशन पैदा होती है, फिस्कल सिचुएशन ख़राब होती है। तो अभी एक जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो एक प्रूडेंट तरीके से चल रही है। ओवरऑल अगर आप देखें, चाहे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी थोड़ा कंजर्वेटिव हो, पर उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जैसे जीएसटी वगैरह है, इनका इस साल तो कोई ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं दिखाई देगा, पर आगे चलते हुए 2-3 सालों में ये जीडीपी ग्रोथ को भी ऊपर बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन को नीचे लाने में मदद करेंगे। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इससे ऑलरेडी पॉजिटिव असर इनमें दिखाई दे रहा है, और फिस्कली भी ये टैक्स कलेक्शन में मदद करेंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा आई वुड बी लॉन्ग ऑन इंडिया। अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा डिमांड को पुश या जीडीपी को पुश नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 7.1% था, इस साल 7.4% रहेगा। मात्र 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी पिछले साल के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिमांड पुश नहीं नजर आ रही इस साल। लॉन्ग ऑन इंडिया, ये सेंटेंस सुन के मजा आ गया। बस आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं मान रहा हूँ बाजार के भी बड़े जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट है, और उस पर आप मार्केट में भी लॉन्ग है, इकोनॉमी पर भी लॉन्ग है। ओके, शुक्ला साहब, एक और जो करेंसी है वो जबरदस्त मजबूत होती दिख रही है। लॉन्ग ऑन इंडिया वाली स्टोरी करेंसी मार्केट में भी रुपए में देखिए आज फिर से जबरदस्त लेवल आते हुए दिख रहे हैं। क्या वजह इतनी मजबूत हो रही है करेंसी सर? 2 कारण है। इंट्यूटिवली आपकी करेंसी को डिप्रिशिएट होना चाहिए अगर आप रेट कट करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम हो रहा है। लेकिन अगर ये रेट कट कहीं पे ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए दिखता है, इट इज प्रो ग्रोथ, देन ये बहुत बड़ा सपोर्ट है करेंसी के लिए, और ये एक कारण है। दूसरा कारण, अगर आप ग्लोबली देखें, कोई भी देश हमारे साइज का, सो कंपेरेटिव इन टर्म्स ऑफ आवर साइज, ऐसा नहीं है जहां पर कि मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी अकोमोडेटिव है। तो ये 2 कारण है, और ये ग्रोथ बूस्टिंग इंपैक्ट जो है इसके कारण रुपए में मजबूती है, हालांकि ये काउंटर इंट्यूटिव है। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मार्केट पर अब फोकस करेंगे क्योंकि आखिरी चंद मिनटों में हम उतर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीके जोशी साहब, पंत साहब और शुक्ला जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी एनालिसिस देने के लिए आज की 4 बेसिस पॉइंट की रेट कट पर। अब देखिए, बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी दिखा तो जरूर रहा था, लेकिन 25,055 के लेवल्स इस समय आ गए हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं एक टेक चेक देने के लिए संदीप पागले। संदीप, क्या सलाह होगी बैंक निफ्टी पर? हर्षद, मुझे लगता है पॉजिटिव है, हल्का सा एक करेक्टिव मूव आया है। ऐसा नहीं है कि और बहुत ज्यादा फॉल आएगा, थोड़ा करेक्शन आता है तो लेना ही चाहिए। मेरे बैंक निफ्टी के 25,300 के टारगेट्स है,
और शायद एक 50-70 पॉइंट नीचे मिलता है तो लेना चाहिए। 24,900 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे कहीं भी वीकनेस नहीं दिखता है, हल्का सा करेक्शन है ये तो लेना चाहिए ना अगर 25,000 के ऊपर बंद हो रहा है, तो यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ करेक्टिव मूव भी आया अनिल जी तो भी लेना चाहिए। यहाँ ये मुझे वीकनेस में नहीं मानता हूँ। ठीक बात है, वीकनेस नहीं है, परफेक्ट है। और निफ्टी भी खरीद लिया जाए इस लेवल पर? हाँ, एक 20 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन मुझे निफ्टी में दिखता नहीं है। मैं लेने के लिए तैयार हूँ। 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर में 10,200 के टारगेट्स बरकरार है। कुछ स्टॉक्स अनिल देख लेते हैं जिनमें अच्छी रिकवरी आई है निश्चित लेवल से। एक तो हमारी नजरें पहले से ही सुबह बैंक्स पर थी, लेकिन अदानी पोर्ट देखिए ये एक तेज पिकअप दिखा रहा है। निश्चित लेवल से करीब 1% का उछाल 412 के आसपास ट्रेड करता हुआ। लुपिन अभी भी 2% ऊपर है। हालांकि नतीजे बहुत ही खराब रहे और हम उम्मीद कर रहे थे कि एक इंस्टेंट झटका लगेगा। अविनाश, वैसा हुआ नहीं है क्या? कल सुबह वो एफआई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखकर फिर लोग बेचेंगे स्टॉक को? ऐसा ही लग रहा है बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री थी वो डेफिनेटली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी मेरे ख्याल से। आई थिंक ऐसी उम्मीद नहीं थी और मुझे लग रहा है कि आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक वन हैज़ टू बी लिटिल कॉशियस। तो आई थिंक वन इज़ टू पॉसिबली वेट फॉर सम फ्यू डेज जब तक मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाए। बट आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली रिजल्ट्स आर मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। मतलब इसको अभी रखने का तो कोई रीजन नहीं है, राइट? बिल्कुल। अगर हर लेवल पर हर पैरामीटर पर रिजल्ट खराब है तो खाली शॉर्ट कवरिंग है। बेसिकली शॉर्ट कवरिंग ही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से उम्मीद से बहुत खराब नंबर आ गए। राइट। वागले साहब, नीचे कितना गिर सकता है लुपिन स्टॉक? देखिए जरा कल के लिए। अनिल जी, मैं समझता हूँ ये हमको डिस्कस करना चाहिए ऊपर में क्या लेवल पे बेचना चाहिए। मुझे लगता है ये बॉटम ब्रेक कर सकता है। हालांकि यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है 1060 1070 तक, बट सूनर देन लेटर 1020 जैसे ही ब्रेक होगा। बोलिए। आज मतलब थोड़ा मेरे को लग रहा है कि बड़ा सिग्नल बड़े लेट पहुंच रहे हैं वागले साहब तक। तो चलिए कोई बात नहीं। इस बीच थोड़े फिर से कमजोर होते दिख रहे हैं बाजार। इंटरेस्टिंग है, 100 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी पर बड़ा आता हुआ दिख रहा है। अपने ऊपरी लेवल से फिर से बैंक निफ्टी 25,000 के नजदीक आता हुआ दिख रहा है। 115 अंक नीचे है। सेंसेक्स 115 अंक नीचे है। निफ्टी 40 अंक नीचे दिन के लो पॉइंट पर फिर से आया। तो इंटरेस्टिंग है, 10,065 से लेकर 10,100 की रेंज में बड़े उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होते हुए दिखे। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है, मिड कैप इंडेक्स अब भी ठीक है, यहां पर नुकसान नहीं है और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। तो यहां कमजोरी नहीं। फटाफट मैं आपको बता दूं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। एनटीपीसी 4% भागा है। सर क्या हो गया पावर स्टॉक्स में? क्या सुनील जी कुछ खास ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया? अविनाश जी, पावर ग्रिड के रिजल्ट तो ठीक ठाक से थे और वो तो ढीला है, लेकिन एनटीपीसी भाग रहा है। रिजल्ट आने के पहले लगता है लोगों को अंदाजा है कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। यही हो सकता है और क्या? नहीं, हो ही सकता है, बट आई थिंक यहाँ से कोई इतना बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। आई थिंक पावर ग्रिड के नंबर्स भी मेरे ख्याल से इन लाइन थे। तो आई थिंक देखना पड़ेगा कि एनी स्पेसिफिक कॉर्पोरेट एक्शन है या कुछ और कोई चीज़ है। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग पर थ्रस्ट की बात एक बार फिर दोहराई गई है, उसके ठीक बाद आप देखिए सीमेंट कंपनियों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। क्या वही एक फोकस एरिया रहेगा या फिर दूसरे एंसिलरीज पर भी सुब्रमण्यम साहब अब फ्लो बढ़ेगा, चाहे वो टाइल्स हो, सैनिटरी वेयर कंपनियां हो? बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई ने एडमिट किया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक कोर सेक्टर है और शायद आने वाले दिन में कुछ पॉलिसी डिसीजंस उसके बारे में इन टर्म्स ऑफ रिस्क वेटेज ऐसा कुछ भी आप देख पाएंगे। बिकॉज वो क्लियरली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हाउसिंग, क्योंकि स्टील, सीमेंट, पेंट ऐसे 3-4 सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या टॉप पिक्स रहेंगी उस लिहाज से अविनाश, अगर सीमेंट और पेंट्स में किसी ने एक स्टॉक लेना है इस समय? आई थिंक पेंट्स में तो हमको लग रहा है कि बर्जर और एशियन पेंट्स वुड बी डेफिनेटली गुड चॉइसेस। बट
मुझे लग रहा है कि सीमेंट में आई थिंक क्लियरली जिस प्रकार के नंबर्स फ्रंटलाइन कंपनीज पे के आ गए हैं, स्पेशली एसीसी, अल्ट्राटेक के नंबर्स देखे, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट्स बेटर टू स्टिक टू बिगर सीमेंट कंपनीज, क्योंकि पोस्ट मानसून वॉल्यूम पिकअप आ जाएगा और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम आने वाला है, शायद मानसून के बाद रूरल डिमांड से डेफिनेटली आपको उन पॉकेट से भी वॉल्यूम ग्रोथ पुश करने को मिलेगा। और इस बीच एक स्टॉक वागले साहब तक संपर्क हो रहा है, पता नहीं, शायद नहीं हो है। वागले साहब आवाज आ रही है तो जरा यूनियन बैंक का देखिए फटाफट आप चार्ट और बताइए। आखिरी मिनट है क्या, कितना नहीं दे जाने दिए, 50 सेकंड ही बचे। और अनिल 25,000 के नीचे स्लिप कर चुका है, 25,000 के नीचे हाथ। अच्छा अचानक आप देखिए 150 पॉइंट की बिकवाली आ चुकी है। मतलब कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है डेज लो का, जो 25,000 पर किसी ने रखा होगा तो अचानक से 50 पॉइंट नीचे वो हुआ है। लेकिन हाँ एक चीज़ बता दूं, घबराइए मत, एवरेज आपकी जो क्लोजिंग आएगी वो 25,000 के नीचे नहीं आएगी, डरने की जरूरत नहीं है। भले ही 50 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिख रहा है, ये एवरेज क्लोजिंग जो आएगी आखिरी आधे घंटे की एवरेज निकाल कर ली जाती है, वो 50,000 के आसपास ही आएगी। और निफ्टी में भी एवरेज क्लोजिंग बुरी नहीं होगी, 10,065 कल का जो लो था उसके ऊपर ही आने वाली, तो बहुत ज़्यादा खराब क्लोजिंग नहीं है। लेकिन हाँ अब आगे देखना होगा किस तरह के संकेत फिर आगे मिलते हैं। लेकिन इस बीच जो स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं जहां से दबाव बनता दिख रहा है, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 2.5-3% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर है, डॉक्टर 2% नीचे है। जब डॉक्टर इतना गिर रहा है रिजल्ट के बाद तो यह हाल कल लुपिन का ना हो, मुझे तो डर वही है लुपिन के नंबर्स देखकर। और आज जो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है, कल क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। भारतीय इंफ्राटेल 2% नीचे, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, इन्फी जैसे दिग्गज फिसलते हुए दिख रहे हैं और इनसे बना दबाव आज निफ्टी पर। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, कुछ भी हो लेकिन दिन के लो पॉइंट पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। जहां पिछले 2 सेशन में बाजार दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए दिख रहे थे, वहीं आज पॉलिसी के बाद जैसा कि डर था कि अगर 1/4% ही ब्याज दरें घटे और आगे गवर्नर साहब साफ साफ न कहें कि अगली पॉलिसी में भी ब्याज दरें घटनी तय है, तो फिर ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आना। तो एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार में साफ तौर पर आई है आज के सेशन में। प्रोविजनल क्लोजिंग 167 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर 56 अंक नीचे है, निफ्टी पर 10,058 का लेवल है, बैंक निफ्टी पर 165 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है 2/3% की और 24,957 पर ये क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो देखते हैं आपसे कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में ही शायद पता चलेगा आपको, एक आध मिनट में, कि किस लेवल पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल ओके आ चुकी है फाइनल क्लोजिंग। सेंसेक्स 98 अंक नीचे बंद हुआ है, देखिए 25,055 पर 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो हमारा अंदाजा उतना बुरा नहीं है, मतलब मैं तो डर डर के 25,000 कह रहा था। चलिए तो मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बिल्कुल भी खराब नहीं है, 25,055 जहां बंद हुआ वहां से 100 पॉइंट ऊपर की एवरेज आई है। और 10,081 लीजिए, 10,065 की हम बात कर रहे थे, 10,081 की, तो क्लोजिंग तो कम से कम बुरी नहीं है, ये जरूर है, इतना तो कहना होगा, राइट। लेकिन क्या मुनाफा वसूली आगे बढ़ती दिखाई दे सकती है अविनाश, वेरी क्विकली, या फिर कल न्यू डे न्यू गेन्स उस पर फोकस करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स वापस कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे फोकस करेगा, जहाँ पे कंपनीज के नतीजे अच्छे आ गए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, कैपिटल फर्स्ट ने जिस प्रकार के नतीजे दिखाए, हमको लग रहा है कि वापस स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और हल्की मुनाफा वसूली अगर आती भी है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको समझना चाहिए। आई थिंक क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ही शायद ठीक रहेगा। और इस बीच बंद होते होते यूरोप और डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार हरे निशान में, डाउ फ्यूचर्स 45 अंक ऊपर है, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत बुरे नहीं है। पॉलिसी के बाद की जो नॉर्मल मुनाफा वसूली जो होनी तय थी उम्मीद के मुताबिक की पॉलिसी की, वो हुआ है, तो बाजार का एकदम परफेक्ट और मैच नहीं। अच्छा, यूरोप नीचे आ गया, ठीक है, फिर तो हम बुरे बंद नहीं हुए हैं यूरोप और पॉलिसी को मिलाकर। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अब भी 45 अंक ऊपर दिख रहे हैं, तो मैच्योर रिएक्शन है बाजार का। अब देखना होगा, आज डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो मजबूत रहते हो तो ठीक, नहीं तो फिर कल वापस से एक बार 25,000 और 10,000 के लेवल पर नजर रखनी होगी। निफ्टी पर फिलहाल विदा लेंगे आप सबसे। अविनाश जी, सुनील सर और वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट का। आज का मुकाबला कुछ बराबरी का लग रहा है। हेमंत ने लेकिन बाजी एक बार फिर मारी है, करीब 1.73% के रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए। नीरज ने 1.31% के रिटर्न्स दिखाए हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से शेयर हमारे कैप्टन ने आज सुबह में अपनी टीम में डाले, ताकि इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। और 1.5% की कमाई हुई है हेमंत की। ईडलवाइज फाइनेंशियल 5% ऊपर, बीपीएल में 4% का उछाल, सेबको 4% भागा। वॉकहार्ट में सुबह में ही हमने बताया था आपको कि बिकवाली करनी चाहिए, वहां पर भी फायदा हाथ लगा है।
आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग 8% की गेंस के साथ नीरज का टॉप परफॉर्मर है। डेन नेटवर्क्स, लुपिन और नेलकास्ट भी इस टीम में शामिल। तो फाइनली उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी के साथ बंद हुए हैं बाजार। पॉलिसी के बाद उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी और मुनाफा वसूली हावी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स आज भी हरे निशान में हुआ है बंद। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद आज के बाजार और पॉलिसी का पूरा रिकैप आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।